हाय गाइज, वेलकम टू द क्लास। मैं आदित्य पोद्दार सर स्वागत करते हैं आपका यूट्यूब के इस चैनल आदित्य मैथ्स पे। स्टूडेंट्स, हम लोग अभी आईआईटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सीरीज चला रहे हैं, जिसमें कि ईयर 2002 और ईयर 2003 का क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट चैप्टर का। अब हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो है ईयर 2004, और इसमें मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट का चूँकि सीरीज चल रहा है तो इसी में मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट का ही क्वेश्चन मिलेगा। लेकिन जो भी स्टूडेंट्स न्यू हो, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हाँ, वीडियो एक दूसरे को शेयर भी किया करो ताकि तुम्हारे जैसे स्टूडेंट्स को भी मदद मिलता रहे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो बिना समय बिताए देखते हैं। क्वेश्चन था ईयर 2004 में, इफ़ ए इक्वल दिस एंड 10b इक्वल दिस। ए एक मैट्रिक्स है दिया हुआ है, 10b इक्वल एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, और क्वेश्चन वाला कह रहा है कि B इज द इन्वर्स ऑफ A। थोड़ा यहाँ समझना, यही सवाल को बनाएगा और बिगाड़ेगा। B इज द इन्वर्स ऑफ A, यानी यहाँ जो B दिख रहा है ना वो A का इन्वर्स है। A का क्या है? इन्वर्स है। तो पूछता है अल्फ़ा का वैल्यू क्या होगा। तो कहोगे सर अल्फ़ा कहाँ पे? अल्फ़ा देखो इस मैट्रिक्स में यहाँ पे दिख रहा है। ओके स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स कुछ है नहीं, लेकिन क्वेश्चन वाला किया क्या है, थोड़ा सा क्वेश्चन को का लैंग्वेज चेंज करके परेशानी में डाल दिया। देखो क्या कह रहा है, ए दिया है, 10b दिया है, कह रहा है बी इन्वर्स है किसका? ए का। बहुतों सारे स्टूडेंट्स को अचानक से दिमाग में नहीं आएगा कि हमको क्वेश्चन वाला दिया है बी इक्वल ए इन्वर्स। ये जल्दी दिमाग में तुमको नहीं आएगा, क्योंकि ये इतना बड़ा जो लिख के दिया है कोई ज़रूरी ही नहीं था। वो लिख के दे सकता था बी इक्वल ए इन्वर्स, बट वो जान के दिया ताकि हम लैंग्वेज को नहीं पढ़ें, या पढ़ें तो कुछ स्किप कर दें, छोड़ दें, जिससे सवाल गड़बड़ हो जाए। तो ये चीज़ का ध्यान रखो, बी इज़ द इन्वर्स ऑफ ए का मतलब बी इक्वल ए इन्वर्स। ठीक, तो इतना ही चीज़ दिया हुआ है, ज़्यादा कुछ दिया हुआ नहीं है। तो यहाँ पे इसका मतलब हुआ दैट इज़, यानी अर्थात बी इक्वल क्या दिया है? ए इन्वर्स। इसका मतलब यही हुआ। अब स्टूडेंट्स तुमसे पूछ रहा है अल्फ़ा का वैल्यू। किसका वैल्यू? अल्फ़ा का। अब इस क्वेश्चन को पहले देखो, एक ट्रेडिशनल क्लासिकल मेथड जो पुराना है उसे कैसे बनाओगे। अल्फ़ा इसमें है, 10b इक्वल दिस। b क्या है? ए इन्वर्स। a दिया हुआ है, a इन्वर्स ले आएंगे और यहाँ रख देंगे, a इन्वर्स ला के यहाँ रख देंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और दो इक्वल मैट्रिसेस हो जाएगा, वहाँ से अल्फ़ा आ जाएगा। फिर समझना, b मतलब a इन्वर्स, a दिया हुआ है, a इन्वर्स ले आएंगे और b के जगह रख देंगे और ये दोनों इक्वल मैट्रिसेस हो जाएगा, वहाँ से अल्फ़ा कंपैरिजन यानी तुलना करके ले आएंगे। लेकिन हम ये मेथड नहीं बताएंगे, ज़रा ध्यान देते रहना तुम लोग। हम यहाँ पे बिना a इन्वर्स निकाले बना लेंगे। मन में आएगा सर बिना इन्वर्स, क्योंकि बोल तो रहा है b a इन्वर्स है। हाँ, हम देखो यहाँ बिना a इन्वर्स निकाले क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो चलो तुम लोग थोड़ा सा ध्यान देना। अब ज़रा ये बताना, 10b इक्वल दिस है, तो सिंस 10b इक्वल 4 2 2 -5 0 अल्फ़ा 1 -2 3। ओके, और b क्या है? a इन्वर्स। b क्या है? a इन्वर्स। ध्यान देते रहना। तो यानी b के बदले a इन्वर्स लिख दिए हम। अब इधर है 4 2 2 -5 0 अल्फ़ा 1 -2 3। अभी तक कुछ ज़्यादा नहीं हुआ है। 10b इक्वल दिस था, b के बदले बोला था a इन्वर्स है, रख दिए। ओके स्टूडेंट्स, अब 10a इन्वर्स इक्वल दिस आया, जो भी है। एक बात बताओ, दोनों तरफ अगर कोई भी सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा? कहोगे बिल्कुल सर नहीं पड़ेगा। हम इस दोनों और a से मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, और यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना, बहुत ही मतलब क्या कहोगे, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब कहोगे सर a से आप मल्टीप्लाई क्यों करना चाह रहे हैं? अगर a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू ए इन्वर्स हो जाता है i।
ए इन्वर्स ही गायब हो जाएगा और आई मतलब यूनिट मैट्रिक्स सबको पता होता है क्या होगा, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा, ए इन्वर्स गायब हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा रखे तो ए इन्वर्स ला के हमको वहाँ रखना होगा। तो यानी अगर ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो ए इन्वर्स लाने से बच जाएंगे। तो दोनों तरफ हम क्या करते हैं, ए से मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाइंग ए ऑब्वियसली है कि दोनों साइड करेंगे अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इधर हो गया ए से मल्टीप्लाई करोगे तो ए इंटू ए इनवर्स आई, यूनिट मैट्रिक्स आई है, ध्यान रखना, 1 नहीं समझना। और इधर हो गया तुम्हारा कितना, ए 4 2 2 -5 0 अल्फ़ा 1 -2 3। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक तुम लोग लिख लो, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इधर मिटा रहे हैं। लिख लिया स्टूडेंट्स, चलो अब इधर 10i, तो 10i मतलब सबको पता होता है यूनिट मैट्रिक्स। अब यूनिट मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का, 3 ऑर्डर का, क्योंकि 3 ऑर्डर का वो मैट्रिक्स है। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 सबको पता है यही यूनिट मैट्रिक्स होता है 3 ऑर्डर का। अब a इंटू दिस है, a मैट्रिक्स भी हमको पता है, यहाँ पे देख लो 1 -1 1 2 1 -3 1 1 1 और इंटू में है 4 2 2 -5 0 अल्फ़ा 1 -2 और 3। आशा करते हैं सभी स्टूडेंट्स यहाँ तक लिख लिए होंगे, लिख लो जो नहीं भी लिखे हो। ओके स्टूडेंट्स, लिख लिए। यहाँ 1 था, 0 था। अब स्टूडेंट्स 10 इंटू दिस इक्वल दिस इंटू दिस, खाली इसको मल्टीप्लाई कर लो। अब ए इन्वर्स से बच गए हैं तो थोड़ा सा काम तो करना होगा ना। 10 इंटू 1 10 0 0 0 10 0 0 0 10, इधर ख़त्म। अब बोले थे जब भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करो तो वो एक ही स्टेप में होना चाहिए। अब देखो इसीलिए बताए थे एक ही स्टेप में होना चाहिए, ऐसे ऐसे समय तुमको बहुत मदद मिल जाएगा, समय बहुत बचा लोगे। तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करें 1 इंटू 4 हो गया 4 और माइनस माइनस प्लस 5 9 9 प्लस 1 हो गया 10 2 4 जा 8 8 माइनस 5 3 3 माइनस 3 हो गया 0। ओके स्टूडेंट्स, फिर से देख लो 2 4 जा 8 8 माइनस 5 3 माइनस 3 1 जा 3 प्लस 3 0 1 4 जा 4 4 माइनस 5 माइनस 1 प्लस 1 0। फिर सेकेंड में चलो 2 0 माइनस 2 0 2 2 जा 4 4 प्लस 6 10। थर्ड फिर में होगा 2 0 माइनस 2 0। अब लास्ट में 1 इंटू 2 2 माइनस 1 इंटू अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा 1 3 जा 3 तो 5 माइनस अल्फ़ा 2 2 जा 4 4 प्लस अल्फ़ा 2 2 जा 4 प्लस अल्फ़ा माइनस 9। देख लो 2 2 जा 4, ध्यान देना यहाँ पे एक बार ही कर रहे हैं, चलो कुछ बच्चे को दिक्कत ना हो। 2 2 जा 4 1 इंटू प्लस अल्फ़ा अल्फ़ा माइनस 3 इंटू 3 माइनस 9। देख लो कितना आएगा, अल्फ़ा माइनस 5 आएगा। हाँ लास्ट में देखो 1 इंटू 2 2 प्लस अल्फ़ा प्लस 3 5 प्लस अल्फ़ा, ऐसा आया। तो स्टूडेंट्स अब मल्टीप्लाई किए तो ये मिला। अब देखो दोनों मैट्रिसेस के बीच में इक्वल का साइन दिया हुआ है, दिस मैट्रिक्स और दिस मैट्रिक्स के बीच में इक्वल का साइन दिया हुआ है। अब बोलो दो मैट्रिसेस कब इक्वल होता था, जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो।
तो आप कहोगे सर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स किसको इक्वल करें, दिस को, दिस को, दिस को। चूँकि अल्फ़ा एक ही मेंबर है, एक ही वेरिएबल है और 3 जगह आया है, तो अब याद करो बताए थे तीनों को इक्वल करके देखना। तो ज़रा बताओ 5 माइनस अल्फ़ा 0, अल्फ़ा माइनस 5 ये भी 0 और 5 प्लस अल्फ़ा प्लस 10। तो बोलो अल्फ़ा मिल गया यहाँ 5, यहाँ भी अल्फ़ा मिल गया 5, यहाँ भी अल्फ़ा 10 माइनस 5 5, यानी आंसर मेरा अल्फ़ा क्या हो गया 5 लिखो आंसर। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन में भी कुछ नहीं था और देखे थोड़ा सा दिमाग लगा के ए इन्वर्स निकालना ही नहीं पड़ा और जल्दी से सॉल्व कर लिए। तो इस मेथड को भी ध्यान रखना कि अगर ए इन्वर्स दिया है ना तो उसमें उसी से मल्टीप्लाई कर दो, यानी ए से ही मल्टीप्लाई करो ताकि वो ए इन्वर्स ही चला जाए, आई आ जाए, और आई तो सबको पता होता है यूनिट मैट्रिक्स, और वो बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा। चलो आशा करते हैं सबको समझ में अच्छे से आया होगा। तो स्टूडेंट्स 2004 में भी 3 क्वेश्चंस पूछा है। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सभी को एक अच्छे से नोटबुक बना करके उसमें नोट करते जाना ताकि तुमको बाद में रिवाइज करने में दिक्कत ना हो। ओके स्टूडेंट्स, चलो एक क्वेश्चन लिखना सेकेंड नंबर। ए इक्वल 0 0 माइनस 1 0 माइनस 1 0 माइनस 1 0 0 if A equal, then only correct option is A ऑप्शन में है A is 0 मैट्रिक्स, B ऑप्शन में है A इक्वल -1 इंटू I, सी में है ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, और डी में है ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक आर्ट सिखाते हैं तुम लोग को, यानी एक कला सिखाते हैं। ये क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं करेंगे और देखने के बाद तुम लोग को लग रहा होगा कि ये तो बड़ा सा क्वेश्चन है क्योंकि ऑप्शन ही बड़ा बड़ा दिया हुआ है। कुछ अगर तुम अपना माइंड इसमें सेटअप करोगे तो तुम समय तो बचाओगे ही, साथ ही साथ बनाने से बच जाओगे, लेकिन कंसेप्ट तुम्हारा बहुत क्लियर होना चाहिए तभी। जैसे स्टूडेंट्स है ऑब्जेक्टिव है बट बनाना तो पड़ता है ना आईटी का क्वेश्चंस को, बट हम कहेंगे यहाँ हम एक चौक भी नहीं छुएंगे और कह देंगे आंसर कौन है। तो चलो ऐसा नहीं कि हम ही समझ पाए, तुमको भी समझा रहे हैं, बट ये सब आर्ट को थोड़ा ध्यान रखना समय बचाने के लिए। ए इक्वल दिस है। पहले जब क्वेश्चन बनाओ ना तो ऑप्शन को भी पढ़ा करो। कभी कभी एक तरीका बताए थे ना पिछले ईयर वाला मतलब लास्ट ईयर वाले में, उसमें क्या बताए थे ऑप्शन से बनाने के लिए या ऑप्शन छांटने के लिए। देखो ए 0 मैट्रिक्स, ए 0 मैट्रिक्स नहीं है, यानी पहला ऑप्शन गलत हो गया। कहोगे सर 0 मैट्रिक्स मीन्स जिसका सारा एलिमेंट्स 0 हो, तो सारा एलिमेंट्स तो 0 नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन खत्म, गलत हो गया। ओके, सेकेंड में कह रहा है ए इक्वल -1 इंटू आई, यानी ए जो है आई में -1 मल्टीप्लाई करने से होगा। याद करो आई का मतलब यूनिट मैट्रिक्स मतलब 1 1 1, प्रिंसिपल डायगोनल में 1 होता है, यहाँ तो सेकेंडरी डायगोनल में -1 है, ये भी नहीं होगा, सही ना। अब देखो ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ए इनवर्स कब एग्जिस्ट नहीं करता है? जब डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो 0। डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या है 0, बट इसका वैल्यू 0 तो नहीं आ रहा है ना। ज़रा देखो -1 से एक्सपेंड करोगे, -1 का रो बंद कॉलम 1, 0 इंटू 0 0, -1 माइनस प्लस 1 1 आ रहा है इसका वैल्यू। तो क्या जब ए 1 आ रहा है डिटर्मिनेंट का वैल्यू तो ए इनवर्स तो निकलेगा ना, बट ये कह रहा है ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, यानी ये भी गलत बाबू। जब फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऑप्शन गलत हो गया और कह रहा है सिर्फ एक ही करेक्ट ऑप्शन है, मतलब ओनली 1 करेक्ट ऑप्शन, तो क्या हम इसको डी को नहीं मार देंगे? बोलो। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना तो तुम समय भी बचाओगे, प्लस क्या कहेंगे तुमको इस स्मार्ट तरह से बनाओगे कि दूसरा देखते रह जाएगा। तो ज़रा हम चाह रहे हैं कि ये भी तरीका सीखो, है ना,
लेकिन कंसेप्ट याद होना चाहिए। अब किसी को पता ही नहीं जीरो मैट्रिक्स क्या है, किसी को पता नहीं आई में प्रिंसिपल डायगोनल में 1 होता है, किसी को पता ही नहीं कि ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट तब होता है जब डिटर्मिनेंट 0 हो, और चाहेगा कि नहीं हम ऑप्शन से बनाए, कैसे बना सकता है। तो ये चीज़ें याद रखना, छोटा छोटा पॉइंट अगर याद हो ना तो ये क्वेश्चंस को ऑप्शन से ही ख़त्म कर देंगे। तो आशा करते हैं सबको समझ में आया होगा। अब कहोगे सर बनाना पड़े तो क्यों बनाओगे, तो भी कोई बात नहीं, ए स्क्वायर इक्वल आई कहता है तो इसका स्क्वायर कर लो, देख लो यूनिट मैट्रिक्स आ जाएगा, हो जाएगा। अब बहुत सारे एग्जाम में स्टूडेंट्स को एग्जाम में क्या होगा, कंसेप्ट नहीं पता होगा तो वो करके देख रहा होगा तीनों चीज़ चारों चीज़ ऐसा, वो देख रहा होगा जीरो मैट्रिक्स तो नहीं है, फिर आई में -1 से मल्टीप्लाई करके देखेगा। भाई क्यों देखे करके, 1 1 1 डायगोनल मैट्रिक्स यानी प्रिंसिपल में होता है, माइनस में करेंगे तो -1 ही होगा, लेकिन प्रिंसिपल डायगोनल में होगा। यहाँ तो सेकेंडरी डायगोनल में दिया है तो ऑप्शन गलत। तीसरा ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, यानी डिटर्मिनेंट क्या नहीं आना चाहिए, डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब 0 आना चाहिए, और यहाँ 0 नहीं आ रहा है तो यानी ये गलत है ना। तो चौथा मेरा ऑटोमेटिकली सही हो गया क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड गलत हो गया। तो आशा करते हैं सबको अच्छे से समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन लिखना, और ये ईयर का लास्ट क्वेश्चन है। बोले थे हर ईयर प्रत्येक ईयर जो है 2 या 3 क्वेश्चंस पूछा जाता है। लिखना गिवन दिया हुआ है A1 A2 A3 सो ऑन AN, आगे भी है R in GP A1 A2 A3 डॉट AN, और भी आगे है R in GP। तो कह रहा है ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, एक डिटर्मिनेंट दे रहा है log AN, n नीचे है ध्यान रखना, log AN + 1 log AN + 2 log AN + 3 log AN + 4 log AN + 5 log AN + 6 log AN + 7 log AN + 8। और इसका स्टूडेंट्स ऑप्शन है ए में 2, बी में 4, सी में 0, डी में 1। हम तो कहेंगे बिना बनाए सी को ही करेंगे, सी मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा। अब कहोगे सर कैसे, तुम लोगों को भी बता दिए। बोले थे अगर डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स चैप्टर में APGP दिखा, HP भी दिख गया तो 0 ऑप्शन को पहले तो मार दो, 99.99% करेक्ट ही होता है। तो 0 मिला था हम कर दिए, ठीक है। अब कहोगे सर आखिर वो 0.001% तो बचता है ना कि नहीं ही हो। अब जब इतना हो रहा है चलो ना तुमको दिखा ही दे, उस दिन से अभी तक आई थिंक APGP का तीसरा क्वेश्चन है, तो चलो ज़रा दिखा ही दे। बट उससे पहले तुमको कुछ समझाना होगा, है ना। तो चलो देखते हैं ना, कुछ समझ लो। यहाँ पे स्टूडेंट्स AN का मतलब हुआ nth टर्म, AN का मतलब क्या हुआ nth टर्म, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। जैसे TN बताए थे ना पी में nth टर्म, तो समझो कि AN को भी nth टर्म से ही डिनोट करते हैं। अगर A2 लिखते हैं सेकेंड टर्म, A3 लिखते हैं थर्ड टर्म, लिखा चुके हैं बेसिक क्लास में। मतलब ये इससे जस्ट मतलब पहला वाला जो इसका सीरीज चलाए थे, पहला वीडियो जो था कंसेप्ट बूस्टर वाला, उसमें ये सब चीज़ पढ़ा चुके हैं। तो स्टूडेंट्स एक और चीज़ वहाँ पे हम तुम लोग को बताए थे कि अगर A1 A2 A3 ये सब GP में हो, और अगर इसमें लॉग आ जाए तो AP में होता है। ये याद होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स को, आशा करते हैं। अगर नहीं भी याद है तो पहले पार्ट को देख लो फिर इसको देखना, नहीं तो फिर दिक्कतें होंगी। तो चलो ज़रा ध्यान देना। तो अगर
A1 A2 3 A1 जो भी है वो किस में है, GP में, तो log वाला किस में होगा, AP में। तो लिखना सिंस A1 A2 A3 डॉट डॉट AN so on are in GP, therefore यानी इसलिए log A1 log A2 log A3 डॉट डॉट कर लो ना, log AN या आगे वाला भी सब आर इन किस में, AP में। खाली इतना ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, अगर नंबर्स GP में है और अगर उसमें हम log लगाते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, AP में। बस इतना ही ध्यान रखना है तुम लोगों को, इतना तुम लोग लिख लो, हम इस सब को मिटाएंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट्स चूँकि ये सब GP में है तो ये जो log देख रहा है सब किस में होगा, AP में। तो AN का मतलब फर्स्ट टर्म। अब कहोगे सर ये क्या बात हुई आपका, फर्स्ट टर्म कैसे कह रहे हैं आप, फर्स्ट टर्म आप कैसे कह सकते हैं। ज़रा देखो कंटिन्यूअस है, AN प्लस 1 AN प्लस 2, एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा, देखो 2 के बाद 3 है ना, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 6, 7, 8। तो यहाँ पे तुम समय बचा सकते हो, तुम AN को कुछ मत समझो, अगर 1 है तो फर्स्ट टर्म समझ लो, मतलब वो अगला वाला टर्म समझ लो, सेकेंड समझ लो। तो अगर n को 1 मानते हो तो क्या देखो तो कुछ चीज़ तुम लोग को देखने को मिलेगा ना, 1 डालोगे तो A1 A2 A3 A4। अब कहोगे 1 क्यों डालेंगे, फिर लास्ट क्लास में ही हम बताए थे जब भी n वगैरह सवाल में इन कर जाए तो n का वैल्यू हम कुछ भी मान सकते हैं। अगर तुम इसको देख के बनाने लगोगे तो अच्छा खासा समय बर्बाद कर दोगे और क्वेश्चंस को भी सॉल्व नहीं करोगे। n का वैल्यू तुम कुछ भी पुट कर सकते हो, बोले थे लेकिन छोटा वाला कर लो, 1 कम से कम तो शुरुआत तो 1 से होता है, 1 कर लो। बात समझ में आ रही है तो बोलो यस सर। तो ये चीज़ें बता चुके हैं हम, बेसिक क्लास में भी बताए हैं, कंसेप्ट बूस्टर में और लास्ट पार्ट में भी बताए हैं। तो हम n इक्वल टू कितना पुट कर लेते हैं, 1। हम कुछ भी पुट कर सकते हैं लेकिन हम 1 ही पुट कर रहे हैं क्योंकि वो सबसे छोटा होता है तो कैलकुलेशन करने में हमको आसान नहीं होगा। तो चलो अगर n इक्वल 1 पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, log A1, नेक्स्ट log A2, नेक्स्ट log A3। अब समझ रहोगे सर कैसे, ठीक है। n इक्वल 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 2 3, लगातार है तो लगातार देते जा रहे हैं। यहाँ हो जाएगा log A4, ये हो जाएगा log A5, ये हो जाएगा log A6, ये हो जाएगा log A7, ये हो जाएगा log A8 और नेक्स्ट हो जाएगा log A9। आशा करते हैं सबको समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब ये सब किस में होगा, AP में। किस में होगा, AP में। हम तो जो बोले थे आंसर 0 वो तो होना ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है उसमें, बट तुम लोग के लिए बना रहे हैं कंसेप्ट ताकि हो जाए। अब ये बताओ n इक्वल 1 कब का पुट करोगे, जब सवाल में n इन कर जाए और वहाँ देखें कि n हट ही नहीं रहा है, तो ऐसी स्थिति में n का वैल्यू हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, लेकिन सुविधा अनुसार सबसे आसान क्या होगा, 1 रखना, तो 1 रख देंगे। तो जैसे कि यहाँ 1 रख दिए थे। अब बोलो ये सब किस में, AP में है। अभी क्या बोला था, A1 A2 A3 सब GP में था, तो बोलो log A1 log A2 log A3 सब किस में होगा, AP में। तो log A1 AP मतलब फर्स्ट टर्म AP का होता है सिर्फ A, पढ़ा चुके हैं। ये सेकेंड टर्म AP का होता है A प्लस D, ये होता है A प्लस 2D यानी थर्ड टर्म। फोर्थ होता है A प्लस 3D, पढ़ा चुके हैं। नहीं भी पढ़े हो 11th में भी पढ़ चुके हो, 10th में भी पढ़ चुके हो, इसीलिए ये मत सोचना कि समझ में नहीं आ रहा है। A5 A प्लस 4D और A6 A प्लस 5D, A7 A प्लस 6D, A8 A प्लस 7D और A9 A प्लस 8D। अब हम लोग को देखना है कि इसका वैल्यू क्या आएगा। तो चलो कुछ नहीं, एक्सपेंड करना होगा और क्या, दूसरा उपाय तो है नहीं।
तो एक्सपेंड करोगे यहाँ पे तो किसी को किसी में सब्ट्रैक्ट कर लो, क्योंकि कुछ ना कुछ कैंसिल होना ही है। R1 में R2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो A कैंसिल, R2 में R3 तो भी A कैंसिल, किसी में किसी करो। तो ऐसा कर लेते हैं, पहले R3 में R2 कर लेते हैं सब्ट्रैक्ट, तो A से A कैंसिल हो जाएगा, और फिर यहाँ भी कर लेंगे तो A भी कैंसिल हो जाएगा। तो R3 में R3 माइनस R2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और R2 में R1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब R1 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो A प्लस D A प्लस 2D, A माइनस A कैंसिल, यहाँ पे पहले सोच लो, A माइनस A कैंसिल, 3D 3 रह ही जाएगा, R2 माइनस R1, A से A कैंसिल, 4D माइनस D हो गया 3D, A से A कैंसिल, 5D माइनस 3D। इधर की बात करो, A माइनस A 0, 6D माइनस D 3D, A से A कैंसिल, 7D माइनस 4D 3D, A से A कैंसिल, 8D माइनस 5D 3D। अब स्टूडेंट्स इस सवाल में कुछ बचा नहीं, ख़त्म हो चुका, इसका वैल्यू हो जाएगा 0। कहोगे सर जी क्यों, R2 R3 देखो इक्वल है या नहीं है, तो वैसे डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है 0, तो मेरा आंसर हो जाएगा 0। तो बट स्टूडेंट्स ये जो भी बनाए तो हम तो नहीं बनाना था, अगर हम एग्ज़ाम्स में तुम्हारे लिए बैठते तो ये चीज़ का ध्यान रखना, तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे जगह अगर बैठा करते तो, ठीक है, ये नहीं सोचना मेरे जगह सर बैठ जाएंगे। तो ये चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना, ये कंसेप्ट याद रखना, ठीक है। भले तुम अपने जगह बैठो, बट दिमाग मेरा भी थोड़ा लेके जाना, ये चीज़ें ध्यान इस तरह से करना, तो देखो क्वेश्चन कितने जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। तो जब भी AP GP दे डायरेक्टली 0 कर लो, ओमेगा दे डायरेक्टली 0 कर लो। हाँ, बट हम ये भी तरीका बताएं, सब क्वेश्चंस कर लो, उसको छोड़ दो, लास्ट में अगर समय नहीं बचा तो 0 कर लो और निकल जाओ, क्योंकि 99.99% तो चांस है कि सही होगा। और अगर हाँ समय बच रहा है तो पूरा सॉल्व ही कर लो, क्या जाता है, तो समझ रहे बात को। लेकिन पहले ऐसे क्वेश्चन को मत करो, क्योंकि हो सकता है ना कि तुम 0 मार दिए, 0.00% 1% चांस है ना होने का, कहीं वही हो, लेकिन होता तो नहीं है आज तक, जैसा कि अभी तक दिखा रहे हैं। तो भी हम वैसा टेंशन नहीं लेना चाहते, और अगर हाँ समय क्या कहते हैं बच जाता है तो लास्ट में सॉल्व कर लेंगे, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये था ईयर 2004 का 3 क्वेश्चंस, 3 ही क्वेश्चंस पूछा था जिसको हम डिस्कस किए। तो अब हम 2005, 6 इस तरह से लेकर के चलेंगे। तो अब आज तक के लिए इतना ही, चलो आशा करते हैं तुम लोग अच्छे से समझ गए होगे। और हाँ, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो जो नहीं किए हो अभी तक। और स्टूडेंट्स तुम लोग लाइक किया करो और वीडियो में कमेंट किया करो कैसा लग रहा है, ताकि मैं मोटिवेट हूँ कि, और प्रोसेस कैसा लगता है वो भी ज़रा बताया करो, ठीक है। यूट्यूब पे और भी वीडियो पड़ा हुआ है, ठीक है ना, उसको भी देखो, बट तुम तुलना करके बोलो कि मेरा कैसा लग रहा है, तो मेरे को ये लगेगा कि हाँ हम जो प्रोसेस बता रहे हैं वो कहीं ना कहीं अच्छा बता रहे हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो आशा करते हैं तुम लोग अच्छे होगे और अच्छे भी रहना, आशीर्वाद है मेरा। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।